आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की रफ्तार पहले से काफी कम हो गई है। इसकी वजह कोविड टीके की कमी का होना है। 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। इन 4 महीनों में 135 करोड़ की आबादी में से महज अब तक 13 करोड़ को ही पहली खुराक लग पाई है। लेकिन अब टीके की कमी पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि वैक्सीन नहीं है, तो ऐसे में कैसे अभियान को शुरू किया जाए। इन हालातों में सरकार ने वैक्सीन पर अपनी नीति पर भी बदलाव किए हैं और विदेशों से विभिन्न कंपनियों के वैक्सीन को आयात करने का फैसला भी किया है। उधर वैक्सीन की अफरा तफरी से बचने के लिए राज्य सरकार भी ग्लोबल टेंडर ला रही है और ऐसे में सरकार का दावा है कि साल के अंत तक 216 करोड़ वैक्सीन देश में आ जाएगी, जिससे सभी को वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी। कोविशील्ड के खुराक के बीच अंतराल की सिफारिश भी की गई है, जिससे कि सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें कोरोना वैक्सीन से जुड़े क्लिनिकल डेटा और टीकाकरण के बाद के डेटा पर पारदर्शिता की मांग की गई है। इसमें वैक्सीन लगने के बाद सामने आए प्रतिकूल मामलों से जुड़े आंकड़ों को भी सामने रखने की मांग की गई है। जाहिर है कि सरकार की वैक्सीन नीति कटघरे में है। सभी को वैक्सीन लगवाने के कवायद में हर कोशिश की जा रही है, लेकिन एक संयोजित नीति नहीं होने के कारण जमीनी स्तर में भी तमाम परेशानियां आने की संभावना है। आज वैक्सीन की कमी से जुड़े तमाम सियासी सवाल और वैज्ञानिक सवाल भी हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। टीकाकरण शुरू तो जोर शोर से हुआ था, लेकिन अब मुहिम को ग्रहण लग गया है। वैक्सीन की कमी के कारण कई राज्य के लोगों को टीका नहीं मिल पा रहा है। हाहाकार की स्थिति में अब वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। केंद्र ने कहा है कि अगस्त से दिसंबर के बीच 5 महीनों में देश में 2 अरब से अधिक खुराक उपलब्ध करवाई जाएंगी, जो पूरी आबादी का टीकाकरण करने के लिए पर्याप्त है। इस महीने के अंत तक 30 लाख और स्पुतनिक टीके की खुराक भारत पहुंचेगी। फिलहाल देश में 1.5 लाख रूसी वैक्सीन ही उपलब्ध है। सरकार की कोशिश है कि जुलाई से देश में निर्मित स्पुतनिक वी वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। वैक्सीन में कोविशील्ड की 75 करोड़ खुराक उपलब्ध होगी, जबकि कोवैक्सीन की 55 करोड़ खुराक मिलेगी। इसके अलावा बायोलॉजिकल ई द्वारा 30 करोड़ खुराक, जायडस कैडिला 5 करोड़, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा नोवावैक्स की 20 करोड़ खुराक और भारत बायोटेक द्वारा उसकी नेजल वैक्सीन की 10 करोड़ खुराकें, जबकि जेनेवा 6 करोड़ खुराक और स्पुतनिक वी लगभग 15 करोड़ 6 लाख खुराक उपलब्ध करवाएगी। बायोलॉजिकल ई और जायडस कैडिला जेनेवा भारत बायोटेक द्वारा उसकी नेजल वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के विभिन्न चरणों में है। कोरोना वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार दूसरी कंपनीज को कोवैक्सीन बनाने की अनुमति देने की तैयारी कर रही है। वहीं सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक के बीच अंतराल को बढ़ाकर 12-16 सप्ताह करने की सिफारिश की। कोविशील्ड की खुराक के बीच अंतराल की सिफारिश ऐसे समय में आई है जब वैक्सीन निर्माता सीरम संस्थान वैक्सीन उत्पादन से जूझ रहा है और मांग के मुताबिक उत्पादन नहीं हो पा रहा है। पिछले 3 महीनों में यह तीसरी बार है कि कोविशील्ड के खुराक के बीच के समय को बढ़ाने की बात हो रही है। मार्च में केंद्र सरकार ने राज्यों से बेहतर परिणाम के लिए अंतराल को 28 दिनों से 6-8 सप्ताह तक बढ़ाने के लिए कहा था। वैक्सीन की कमी के बीच अंतराल बढ़ाने के फैसले ने सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। नए अध्ययन में दावा किया गया है कि अगर कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक देर से ली जाए तो कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतें कम हो जाएंगी। ये 65 साल से कम उम्र के लोगों के लिए कहा गया है। हालांकि ये केवल एक संभावना है। वैसे वैक्सीन की कमी के कारण अब राज्य स्वतंत्र रूप से टीका विदेशों से निर्यात करने के लिए टेंडर जारी कर रहे हैं। यहाँ केंद्र और राज्यों में मतभेद इसलिए भी है क्योंकि मात्र 50% वैक्सीन केंद्र कंपनी से खरीदती है। बाकी 50% राज्य अपने अपने तरीके से इन्हीं कंपनी से मोल भाव करके खरीदती है, जिससे कि दाम और उपलब्धता दोनों पर असर पड़ता है। भारत के वैक्सीन डिप्लोमेसी पर भी राज्य सवाल खड़े कर चुके हैं। दिल्ली के अलावा कई अन्य राज्य भी वैक्सीन की कमी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र, ओडिशा समेत कुछ राज्यों ने अपने यहाँ चिन्हित सेंटर्स पर टीकाकरण रोक दिया है। भारत में अभी कोविशील्ड कोवैक्सीन ही उपलब्ध है। ऐसे में 2 वैक्सीन होने के कारण सप्लाई पर असर पड़ रहा है। इन हालातों में वैक्सीन सभी को मिले, इसके लिए व्यापक टीकाकरण नीति की भी जरूरत है।
ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो वैक्सीन की कमी क्यों है, कहाँ खामी कहाँ कमी रह गई, इस पूरे विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रमन मलिक जो हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी के, साथ ही हमारे साथ महिमा सिंह जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। डॉक्टर अनिल के पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि चीफ वैक्सीनेटर कोवैक्सीन की हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर अनीता रमेश जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं, अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है रमन जी, कहाँ खामी, कहाँ कमियां और कहाँ पर गलतियां हुई कि आज इस तरह की दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है हर देशवासी को, हर स्टेट में रहने वाले लोगों को? कहाँ खामी है कि वैक्सीन नहीं मिल पा रही? सर देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ज्ञानी जो शायद जुपिटर के वेलोसिटी से चलते हैं, उनके सोचने विचारने का एक तरीका है और वो देश को गुमराह करते रहते हैं। क्योंकि यही प्राणी ऐसे थे पहले बोलते थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, यही प्राणी ऐसे थे जो बोलते थे वैक्सीन मत लगवाइए, कोरोना कोई चीज नहीं है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं और बाद में आज वही लोग इसके लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। एक चीज, वैक्सीन की प्रोडक्शन पूरी दुनिया में एक लिमिट तक है। सीरम इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट कंपनी है, उसने ऑक्सफोर्ड लैब के साथ, एस्ट्राजेनेका के साथ करार करके वो बना रहा है और उसका अपना एक विषय है। प्रमुखता से वो भारत को दे रहा है, ये स्पष्ट है सामने। और भारत दुनिया का सबसे तेजी से वैक्सीनेशन करने वाला मुल्क है, ये भी एक सिद्धी बात है। क्योंकि हमको इस पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो आपको उसका मैग्नीट्यूड इन मिलान वाले बाबा से नहीं समझ में आएगा। आपको उसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड समझ में इस तरीके से आएगा कि आप यूरोप के पूरे देश जितने भी हैं उनको ले लीजिए, उत्तरी अमेरिका यूएसए को ले लीजिए और उसके साथ में ब्राजील और अर्जेंटीना को भी मिला लीजिए। ये जो 62-65 देश होंगे, इनको जब आप इकट्ठा कर लेंगे, उसकी जो मानवता पूरी है वो भारत में अकेली है। और उसने व्यवस्थित जगहों के मुकाबले में जिस प्रकार से भारत में चीजें हो रही हैं, वह भारतीयों का एक, और भारत के डॉक्टर, फ्रंट में लाइन वर्कर्स, ये उनका एक बहुत बड़ा कर्म योग है, जिसके वजह से चीजों के ऊपर जिस प्रकार से प्रलय आ सकता था वो नहीं आया। लेकिन आज भी मैं ये बात बोलूंगा कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो सही लाइन पे चल रहा है। और आज जो ये बात 12 हफ्ते और 16 हफ्ते के बाद जो आप उठाना चाहते हैं, बात हो रही है और कांग्रेस के कुछ मित्र उठा भी रहे हैं विपक्ष के, इनको ये बात तब नहीं याद आई थी जब आज से लगभग 1-1.25 महीना पहले आधार पूनावाला, जो कि इस वैक्सीन के निर्माता कंपनी जहां पे बनती है, उसने आज तक चैनल के ऊपर इसका विस्तृत एक 35-37 मिनट का उनका एक साक्षात्कार आया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि जी हमको ये लगता है कि पूरी दुनिया के ट्रायल्स के बाद जो यूरोप में हो रहे हैं और भारत में हो रहे हैं, उसके रिजल्ट देखने के बाद हमको ये लगता है कि अगर 12 हफ्ते के आसपास हो तो इसका रिजल्ट थोड़ा बेहतर आएगा। लेकिन तब तो सरकार की तरफ से कुछ और बोला गया था। तब कहा गया था कि वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में भी अंतर है, वहाँ के एटमॉस्फेयर में, यहाँ के एटमॉस्फेयर में भी अंतर है। क्या वो अंतर खत्म हो गया है क्या? देखिए, एक चीज मैं आपसे आज जो बात कर रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। और मैं कोई उड़ती हुई बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल तथ्यों के साथ आपके समक्ष कुछ बात रखना चाहता हूं। और वो बात ये है कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस का जो पहली बारी वैक्सीन आई थी वो 1930 में आई थी। भारत में ये वैक्सीन अपनी बनी हुई लॉन्च हुई 2013 में। पोलियो की आई 1955 में, विश्व भर में हमारे पास 1978 में आई।
टेटनस की 1924 में आई, हमारे यहाँ बननी शुरू हुई 1978 में। हेपेटाइटिस बी की आई 1965 में और यहाँ बननी शुरू हुई 2002 में। रोटा वायरस की शुरू हुई 98 में और यहाँ पे शुरू हुई 2014 में। और कोविड का जो 2020 में दिसंबर नवंबर में दुनिया भर में वैक्सीन लॉन्च हुई, वो जनवरी में भारत में शुरू हो गई थी 2021 से। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो वैक्सीन, एक वैक्सीन जो है वो निर्मित होती है, वो कोई रिसर्च के बाद निर्मित होती है, तो वो ऐसी हवा में नहीं हो जाती। लेकिन उस रिसर्च के साथ साथ उसमें जो म्यूटेशंस आ रही हैं वायरस के अंदर, उसको समझना पड़ता है एक। और दूसरा, वो अभी एक नेसेंट स्टेज में है और उसको हम जिस तरीके से इमरजेंसी के बीच में पूरे विश्व ने करा है, कोई भारत अकेला देश नहीं है जिसने सर, हम तो यहाँ टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं ना कि सर पहले 28 दिन कहा गया, उसके बाद फिर उसको बढ़ा दिया गया, अब 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया। महिमा जी, सवाल इस बात को लेकर है, आपने रमन जी को सुना, कह रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से जब आधार पूनावाला कहते हैं, जो रिसर्च में निकल के सामने आया उसी आधार पर टाइमिंग बढ़ाए गए हैं, फिर कांग्रेस की तरफ से इतना हो हल्ला क्यों? मार्क ट्वेन बात न जाने, हर बार मुझे उनकी बात सुन करके याद आती रहती है कि 3 प्रकार के झूठ होते हैं। एक होता है, फिर होता है बड़ा, और फिर होते हैं आंकड़े। ये जो तीसरा झूठ है, ये भाजपाइयों को बहुत अच्छे से परोसना आता है। ये बार बार बात करते हैं कि कुछ बुद्धिजीवी, कुछ आंदोलन का जीवी नए नए टर्म्स लेकर के आ जाते हैं। ये उन लोगों के बारे में जो सवाल उठाते हैं, जो राइटफुली सवाल उठाते हैं उस सरकार से जिसका प्रधानमंत्री एक अनूठे प्रकार का प्रधानमंत्री है, जो 7 वर्षों से प्रधानमंत्री होने के बावजूद आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं जी। आज तक मीडिया के साथियों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं। और फिर यहाँ चैनल्स पे जब बैठ करके आप जनता के सवाल पूछते हैं तो फिर ये लोग बड़े बड़े भारी भरकम आंकड़े लेकर के आ जाते हैं। और आंकड़े लेकर के जब आते हैं तो गंगा मैया के अंदर जो लाशें मिली और जिनको इन्होंने दफना दिया बेशर्मी से उठा करके, उन आंकड़ों की बात कहीं सुनाई और दिखाई नहीं देती है। तो ये जो आज झूठ परोस रहे हैं, वैसा ही झूठ इन्होंने जनवरी 2020 में ट्रंप को दिखाया था जब वो आए थे भारत। नमस्ते ट्रंप के दौरान जो गुजरात के अंदर जिस प्रकार की दीवार बनाई गई थी ना, उस दीवार के परे का जो जीवन था, जो ट्रंप को दिखाने से छुपा लिया गया, बस उसी प्रकार का जो झूठ है वो ये देश को रोज रोज फैला रहे हैं इन आंकड़ों के माध्यम से। ये आज तक एक बात का सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं कि इस देश के अंदर 94 करोड़ के वयस्कों की संख्या है। अभी मैं सुन रही थी कि भाजपा के साथी बात कर रहे थे कि इतने जो है वो हमारे वैक्सीनेशन तैयार हैं, के देशों ने तब शुरू किए थे। भाई हमारे पास फाइजर और मॉडर्ना अपने वैक्सीनेशन तैयार करके हमसे पहले वो अपने कैंडिडेट्स वैक्सीनेशन के लेकर आ गए थे, लेकिन हमारे पास क्षतिपूर्ति का क्लॉज ही नहीं था। हमारी जो भारत सरकार है, जो महान प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने कोविड की पहली लहर की जीत का सेहरा अपने सर बांध लिया था, और पिछले डिबेट के अंत में भी मुझे याद है इसी चैनल पर हमारी जो संचालक थी उन्होंने ये पूछा था और भाजपा की प्रतिनिधि के पास जवाब नहीं था कि आप ये बता दीजिए, जब इतने अच्छे तरीके से आपने पहली बार जीत का चेहरा अपने सर बांध लिया था, तो इस बार आप इसमें चूक क्यों गए हैं? तो वो जो पहली बार कर लिया था वो आत्मनिर्भरता क्लॉज उस समय आत्मनिर्भरता का नैरेटिव आए, क्योंकि उनके पास इंडेमनिटी क्लॉज नहीं था, उनको पता ही नहीं था। ठीक है, जल्दी से रमन जी जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे बाकी गेस्ट की तरफ जाना है। ठीक है, जल्दी से। हमने बहुत धैर्य से बात, नेहा जी हमने बहुत धैर्य से बात। ठीक है मैम, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। नेहा जी मैं अपनी बात को बिल्कुल ब्रीफ में पूरा कर रही हूँ। जल्दी से पूरा करने दें मुझे, बिल्कुल बिल्कुल मेरी बात को पूरा करने दें। देखिए भाजपा 94 करोड़ की हमारी वयस्कों की संख्या है, जिस बात को मैं कर रही थी, उनको डबल डोज के हिसाब से 188 करोड़ वैक्सीन लगने हैं। हम विश्व के सबसे बड़े निर्माता हैं वैक्सीन के, और हमारी क्षमता 7 करोड़ वैक्सीन निर्माण करने की है प्रति माह। हमसे नीचे ही नीचे हैं बाकी सारे। तो वो जो 7 करोड़ की क्षमता प्रति माह की हमारी है,
और मॉडर्ना और फाइजर को हमने अगस्त 2020 में इंडेमनिफाई करने से मना कर दिया था, और आज हम अब आपाधापी में इमरजेंसी अलाउ कर रहे हैं। 12% GST है आज भी दवाइयों के ऊपर और सब चीजों के ऊपर। ये कैसे ये दावा कर सकते हैं 188 क्यों आखिर उसकी नौबत आई है? रमन जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया महिमा जी ने, क्यों इसकी नौबत आ रही है? सबसे पहले तो बहन जी एक चीज करिए, मॉडर्ना फाइजर की जो उनकी टर्म्स हैं, आप वो थोड़ा एक बारी देख लीजिए। और जो उन्होंने अर्जेंटीना के साथ करा है कि उन्होंने सरकार से सॉवरेन गारंटी मांगी है, और उन सरकारों ने सॉवरेन गारंटी दी है अपनी, किसी भी कल को अगर कोई क्लेम आता है उनके ऊपर तो उसका भुगतान वो देश अपनी सॉवरेन गारंटी से करेंगे। तो क्या ये अगर इतने ही इच्छुक हैं तो क्या ये अपनी जहाँ पे सरकारें चल रही हैं, खासकर विशुद्ध रूप से इनकी हैं, पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, 3 जगह तो है ही ना सरकारें, तो उन 3 जगह पे आधी पचाधी महाराष्ट्र में भी है लेकिन उसको छोड़ देते हैं। लेकिन इन 3 जगह में सॉवरेन गारंटीज दे के लेंगे क्या? एक चीज। दूसरी चीज, जो -25 डिग्रीज का एक टेम्परेचर मेंटेन करके कोल्ड चेन रखनी है, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? आज ये प्रदेश जितने भी हैं ये अफोर्ड कर सकते हैं क्या? तीसरी बड़ी चीज मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये बात कर रही थी आत्मनिर्भर के ऊपर ताना कस रही थी। ये 20 साल में कांग्रेस तो आत्मनिर्भर नहीं हुई, एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में बार बार फेल हो गया। लेकिन भारत बायोटेक 2 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र तक के लिए जो वैक्सीन है, जो कि फाइजर ने भी 12 साल तक के ही बनाई है, अभी हम 2 साल से 18 साल तक के ऊपर काम ऑलरेडी कर रहे हैं, और क्लिनिकल ट्रायल 2nd और 3rd स्टेज का उसके ऊपर शुरू हो गया है। उसके अलावा DRDO के जो ओरल टैबलेट के फॉर्म में है उसके ऊपर भी इमरजेंसी यूज का मिल गया। तो मैं 2D टेक्नोलॉजी, तो मैं ये समझना चाहूंगा। और एक और छोटी सी बात करके समाप्त करूंगा कि हमारे यहाँ पैनल में 2 डॉक्टर हैं, आप उनसे कृपया करके इतना सा पूछ लीजिए और शायद महिमा जी को उसका फायदा हो जाए कि कोई भी वैक्सीन जो भी आज तक निर्मित हुई है, क्या वो 100% किसी चीज का निवारण करती है, किसी वायरस का, या नहीं? ठीक है, हमारे साथ और भी खास मेहमान मौजूद है। महिमा जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन और भी गेस्ट के पास मुझे जाना है यहाँ पर। अनीता जी, सवाल इस बात को लेकर है, डॉक्टर अनीता, मुझे ये बताने की कोशिश करें यहाँ पर कि लगातार जो ये वैक्सीन के बीच का अंतराल जो बढ़ाया जा रहा है, ये क्या आपको लगता है कि सही है? ओके, देखिए, जब हमारा एक कोविशील्ड का ट्रायल इंडिया में चल रहा था तो हमारा अप्रूवल द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से लिया गया था 4 वीक्स एज पर द इंडियन। तो वो ड्रग कंट्रोलर हमको परमिशन दिया है 4 वीक्स के अंदर 2nd डोज देने के लिए। बस उसी हिसाब से शुरू हो गया, बिकॉज हमारा ट्रायल अप्रूवल है, चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब ये वैक्सीन यूके में अप्रूवल हुआ, यूके में पहले से वैक्सीन का थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट वहीं से 12 वीक्स के लिए शुरू कर दिया कि 3 महीना बाद 2nd डोज देना है। तो बट वो लोग ने वहीं से ट्राई किए थे कि अगर हम 3 महीना बाद, दैट इज 12 सप्ताह के बाद अगर 2nd डोज देंगे, इम्यूनिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वैसी इम्यूनिटी है। और स्टडीज भी दिखाई दिया है अगर 2nd डोज 12 वीक देते हैं उसकी इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ते हैं कोविशील्ड का, 70 से वो 80-90 तक चले जाते हैं। तो एक बहुत बढ़िया, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज ने ये अडॉप्ट किया, दैट इज द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट। उसी हिसाब से हमारे साथ जो चल रहा था पहले, लाइक आई एम अ हेल्थ केयर वर्कर, हमको 4 हफ्ता के अंदर वैक्सीन लगी, बिकॉज आई टुक इट इन जनवरी इटसेल्फ। उसके बाद फरवरी मार्च से दिखाई दे रहा है ओके वैक्सीन का भी कमी है, एंड ज्यादा रिपोर्ट्स आ रहे हैं दूसरी कंट्रीज से, जो 8 से 12 हफ्ता के अंदर भी देंगे तब भी अच्छा है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग 6 से 8 कर लिया, अभी नया रिपोर्ट आ गया। इंडिया में ये वाला टेस्ट नहीं हुआ, बट अब आउटसाइड कंट्रीज में डेटा से दिखाई दे रहा है कि 2nd डोज अगर आप थोड़ा देर कर देते कोई फर्क नहीं पड़ता, इम्यूनिटी बढ़ता है, अच्छे रहते हैं, और घबराने के लिए जरूरत नहीं। ठीक है, डॉक्टर अनिल, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो ये अंतराल बढ़ाने की बात कही जा रही है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि किल्लत है, इस वजह से इस अंतराल को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्या इससे लोगों की जान पर किसी तरह का जोखिम आने की संभावना है क्या? नेहा जी, देखिए, ये बहुत वाजिब सवाल, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि जो 1 डोज ऑलरेडी ले लिए हैं और सरकार ने ये अपना
जो ड्यूरेशन चेंज कर दिया सेकेंड डोज का, तो मैं उन सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल 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 नहीं डिप्रेस आएगा, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक्चुअली ये 12 से 16 वीक में एक्चुअली जो एफिकेसी है बल्कि 7 to 8% ज्यादा होगी, बशर्ते कि आप 4 से 6 वीक के जो अंतराल से लेते थे उसकी अपेक्षा। ये जो ड्यूरेशन है ये साइंटिफिकली डेटा के बेसिस पर चेंज होंगे, क्योंकि ये न्यू वैक्सीन सारी है, अंडर एक्सपेरिमेंट है। तो ये इतनी कम टाइम में 1 साल के अंदर पहले कभी ने आपने नहीं देखा होगा कोई वैक्सीन डेवलप की गई होगी। इवन आप सुनेंगे कुछ दिन में न्यूज की इवन फाइजर की भी वैक्सीन का ड्यूरेशन बढ़ाने की बात चल रही है वहाँ की सरकार द्वारा, क्योंकि डेटा जैसे जैसे जनरेट होगा और ये गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है एक साइंटिफिक एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद लेती है, इसका एक प्रोसेस होता है। तो ये जो 12 से 16 वीक जो अगर किया है सरकार ने, एक्चुअली शायद ये 1 महीने पहले और कर सकती थी, क्योंकि ये बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बल्कि एफिकेसी बेटर होगी पहले की अपेक्षा। और मे भी इससे सरकार की भी एफिकेसी इम्प्रूव होती हो कि ये शायद 1 महीने थोड़ी ये क्राइसिस है, हालांकि मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो पॉलिटिकल ये हो सकता है। ये साइंटिफिक डेटा के बेसिस पर लिया जाएगा। सेकंड मैं जो बोल रहा हूँ क्राइसिस की, आप देखेंगे कि शायद मिड जुलाई से भारत ऐसा देश होगा कि जिसमें वैक्सीन शायद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी, और भी बहुत सारी कंपनी लाइक जाइडस है, बायोलॉजिकल ई है, बहुत सारी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है जो शायद जुलाई से उनकी मैन्युफैक्चरिंग काफी सारी आ जाएगी। तो कोई वैक्सीन की कमी होने वाली नहीं है। ठीक है डॉक्टर अनिल, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है, लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि क्या सरकार जो है वो जल्दबाजी में फैसला ले रही है कि पहले 28 दिन का लिया गया, उसके बाद उसको बढ़ाया गया, 3 महीने में ये तीसरी बार फेरबदल किया गया है, और ये कहा गया है कि दूसरी डोज पहले 28 दिन बाद लगेगी, फिर कह दिया गया कि उसके बाद लगेगी, अब कहा गया है कि 12 से 16 हफ्ते बाद लगेगी। तो ये बार बार क्यों बदलने की नौबत आ रही है? ये हर बार जो ये डिसीजन होता है ये साइंटिफिक डेटा के बेसिस पर होगा। ये आगे भी हो सकता है कि गवर्नमेंट चेंज जैसे जैसे डेटा जनरेट होता है। जो पहली बार डिसीजन लिया गया था वो जो 4 to 6 वीक था कोविशील्ड के लिए और 4 वीक्स कोवैक्सीन के लिए। कोवैक्सीन का क्या है कि ये प्योरली इंडिजिनस वैक्सीन है जिसका कंप्लीट ऑल 26 साइट पर लिया गया, तो इसमें चेंजेस की स्कोप कम है। बट कोविशील्ड कई कंट्रीज में ट्रायल चल रहा था और इंडिया के साथ साथ अदर कंट्री के डेटा को भी ध्यान में रखा जाता है और चेंजेस अकॉर्डिंगली लिए जाते हैं। तो जो पहला डिसीजन का पर्पज था कि क्योंकि उसमें एफिकेसी में थोड़ा डिफरेंस तो सरकार को पता था, लेकिन गवर्नमेंट का शायद इंटेंशन होगा कि हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोनों डोज दे करके हम इम्यूनाइज कर दे, प्रोटेक्ट कर दे। पर देखा गया होगा कि शायद ये अभी जो आया है डेटा कि प्रोटेक्शन जो एफिकेसी रेट है अराउंड 6 to 8% ज्यादा है अगर आप 12 वीक या उसके बाद लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेटा ही गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और डायरेक्ट नहीं लेती है, वो एक एक्सपर्ट कमेटी साइंटिफिक कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, चलिए ये जो फैसला लिया गया है जाहिर तौर पर सोच समझ के लिया गया है और जाहिर तौर पर इसे कह सकते हैं कि लोगों के पक्ष में है, लोगों के फायदे के लिए। लेकिन रमन जी सवाल इस बात को लेकर है कि स्थायी समिति ने सर 31 सदस्यों की जो कमेटी थी जिसमें 14 सदस्य बीजेपी के थे, 8 मार्च को एक रिपोर्ट संसद में रखी थी और ये कहा था कि आने वाले वक्त में वैक्सीन की किल्लत हो सकती है। बावजूद इसके सर क्यों नहीं सरकार सचेत रही और आज ये किल्लत देखनी पड़ रही है? मैं आपसे सिर्फ इतनी सी आग्रह करूंगा कि कृपया करके आप जो तथ्य हैं उनको देख लें कि जब ये मार्च के महीने में इस प्रकार से जब बात सामने आई और उसके कितने समय बाद देश के प्रधानमंत्री ने, चाहे वो पीएम केयर फंड में था चाहे वो दूसरे था, उनसे कितने पैसे इन वैक्सीन निर्माताओं को एज एडवांस पेमेंट दी हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए, और जो ऑर्डर प्लेस करना था वो भी करा है और काम चल भी रहा। अब मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर मार्च के एंड में ये आई रिपोर्ट, और 8 मार्च को सर, 8 मार्च को, मार्च के शुरुआत में भी अगर आई तो भी इसके पैसे अप्रैल शुरू होने तक डिस्पर्स हो गए थे। तो मेरा सिर्फ कहना इतना है कि जिस तरीके से काम हो रहा है उनको भी अपनी फैसिलिटीज बढ़ानी है, जो एक्सपेक्टेड लोड है वो बड़ा है। अब सेकेंड वेव कैसे आई कैसे नहीं आई उसका शोध मेरे ख्याल से जो तकनीकी लोग हैं वो करेंगे और
सामने आएगा कि कहां से बढ़ी। लेकिन रमन जी ये तो ठीक है कि चलिए सेकंड वेव कहां से आई, कैसे आई, इसका अंदाजा हमें भी नहीं था सर, लेकिन थर्ड वेव का तो हमें अंदाजा है। क्या हम उसे रोकने में सक्षम है क्या? फिलहाल हमारी सरकार रोकने में सक्षम है क्या? सरकार कोई भी एंगल नहीं छोड़ रही। ये वही लोग हैं जिन्होंने नालों में दवाइयां नहरों में पंजाब में मिली, ये वही लोग हैं जहां पे 215 और इट इज अ क्रिमिनल एक्ट कि 215 वेंटिलेटर जो हैं वो आज कूड़े में पड़े हुए हैं पंजाब के अंदर। जब आपने रेंट पे देने होते हैं अस्पतालों को तब तो ये वेंटिलेटर चल जाते हैं, और जब आपने अपने लिए प्रयोग करने होते हैं तो आप चिट्ठी लिख देते हैं कि साहब ये काम नहीं करते ठीक तरीके से। तो इस प्रकार की जो देश के साथ अमानवीय राजनीति खेली जा रही है, मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। मैं ये भी एक चीज आपको सत्य रूप से बता सकता हूं कि जितना प्रयास भारत की सरकार कर रही है वह पूरा का पूरा, और भारत की सरकार के साथ भारत के लोग जिस प्रकार से इस लड़ाई में जुटे हुए हैं, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, चाहे वो मीडिया वाले हैं, चाहे वो दूसरे लोग हैं। हाँ, कुछ लोग जरूर हैं जिनको सिर्फ राजनीति खेलनी है क्योंकि वो उनकी आदत है, क्योंकि काम और कुछ आता नहीं। लेकिन जिस प्रकार से काम कर रहे हैं लोग, उनकी सराहना होनी चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 2D टेक्नोलॉजी के ऊपर जो ओरल पिल्स आ रही हैं, वो चाहे वो 2 साल से 18 साल के बच्चों के लिए जो ट्रायल है वो, ये विश्व भर में एक बहुत बड़ी घटना है मेडिकल साइंस के अंदर। और तीसरी चीज मैं ये आपको बता देता हूँ, हमारी सरकार ये देख रही थी और सारा इनको अप्रैल में बोला था कि आप जहां जहां पे ऑक्सीजन आपने बनाने हैं वो बनाइए। चिट्ठी आई सामने, सब कुछ निकल आया। आज हमारी सरकार ठीक है, आपने जो सवाल उठाया ना उस पर रिएक्शन ले लेते हैं महिमा जी से, उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगी, फिर मैं आऊंगी। 5 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। जी बिल्कुल जल्दी से रखिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां पे हम आज उस समय 500 के करीब थे, आज 1500 और हमने ऑक्सीजन प्लांट के लिए फंड्स भी दिए हैं, काम भी चालू है, 1500 के करीब बन रहा है। चाहे वो अस्थायी हॉस्पिटल्स हैं पूरे देश के अंदर, वो बन रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, ये तो पहले बन जाने चाहिए थे ना रमन जी, ये तो पहले बन जाने चाहिए थे ना सर, जब हमने पहली लहर देखी सर, और ये भी अनुमान था कि दूसरी लहर भी आएगी। अब ये भी कह रहे हैं तीसरी लहर भी आएगी। 4th वेव आ रही है, जापान के अंदर 4th वेव आ रही है। मेरा सिर्फ कहना इतना है, सर चीन ने भी तो कंट्रोल कर लिया, उसकी जनसंख्या तो हमसे ज्यादा है। आप यही बता दीजिए ना कि इस सरकार ने 15, वाजपेयी जी की सरकार ने 6 एम्स, बाकी सरकारों ने कितने एम्स बना दिए? 18,857 करोड़ रुपया एम्स के ऊपर इस सरकार ने पिछले 6 साल में खर्चा है। तो मैं ये बात नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, और जो जितनी बड़ी त्रासदी आई है, जितना बड़ा ये वेव आया है, हमारे को उससे लड़ना है या हम बैठ के अभी सिर्फ रुदाली विलाप करते रहेंगे? देश के साथ खड़ा है प्रधानमंत्री, देश के साथ खड़े हैं हर एक कोई, लेकिन हाँ कुछ लोग विदेशियों के साथ खड़े हैं क्योंकि उनका 2008 का MOU है। महिमा जी ये सवाल रमन जी नहीं उठा रहे, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि पंजाब में जो है कई मशीनें खुली नहीं है, वेंटिलेटर की जो मशीनें हैं वो धूल फाक रही थी। महाराष्ट्र में टीके होने के बावजूद भी लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा था, शटर बंद कर दी जाती है, कहा जाता है कि वैक्सीन जी खत्म हो गई है। कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्या वाकई ये जो विषय है वो राजनीति करने का है क्या? इस विषय पर राजनीति करनी चाहिए क्या महिमा जी? नेहा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। गजब की बात तो ये है, ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो कस्टम्स ड्यूटी नहीं हटा पाए, अंत में जाकर के विपक्ष का सुझाव करके इमरजेंसी में हटानी पड़ी वो कस्टम्स ड्यूटी उनको, जो हम लोग उठाए जा रहे थे। ये सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो लोग जो आज PSU बेच करके ये बोल रहे हैं कि इन लोगों ने कितना आत्मनिर्भर बना दिया देश को। जिस गुट को और जिस पार्टी को आज सत्ता हाथ लगी और हाथ लगते ही PSU सारी बेच डाली। अब हाल ही में IDBI को बेचने की तैयारी है और RTI लगाने पर उसके कोई आंकड़े नहीं मिलते हैं। जिन लोगों ने PM केयर फंड के तहत जो वेंटिलेटर्स बनाए उसके ऊपर सब जगह पर रिपोर्ट छपी हुई है कि कितने फॉल्टी वेंटिलेटर्स हैं। डॉक्टर्स को उनके ऊपर, जो डॉक्टर्स पैनल पे मौजूद हैं, वो बता दें उन वेंटिलेटर्स के बारे में कि उन वेंटिलेटर्स के ऊपर IMA ने घोषित कर दिया था कि वेंटिलेटर्स फॉल्टी हैं, क्योंकि जिस तरह से जो हमारे डिफेंस का जो काम था, जो
हमारे हवाई जहाजों का काम था वो HIL के साथ मिलकर के एक ऐसी कंपनी को दे दिया गया था जो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं थी। रिलायंस ग्रुप को, अनिल अंबानी जी की कंपनी को दे दिया गया था। उसी प्रकार से ये वेंटिलेटर्स का काम पीएम केयर्स फंड के तहत एक ऐसी कंपनी को दिया गया था जिसे कोई अनुभव नहीं था पहले वेंटिलेटर्स बनाने का। लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है नेहा जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। पर आप मुझे ये बताइए कि 7 साल के अंदर ना तो मीडिया को सवाल उठाने का मौका मिलेगा, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की सवाल उठाए, विपक्ष सवाल उठाए तो वो तो जो है वो विदेशियों के साथ खड़े हुए हैं। जनता सवाल उठाए तो उनको चुप करा दिया जाए। गौरी लंकेश जैसी पत्रकार सवाल उठाएं तो लोग आके उन्हें महिमा जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को सवाल उठाने का अधिकार है, आपको भी और हमको भी है, और ये काम हम बखूबी करते रहेंगे। मीना जी एक मिनट, मैं बड़े धैर्यपूर्वक सबकी बात सुनती हूँ। जब मैं बात रख रही हूँ अपनी, मैं बड़े बिंदुवार बात रख रही हूँ। अगर पूनावाला जी की सुरक्षा के लिए कहना पड़ रहा है कि जो लोग आपके लिए वैक्सीन बना रहे हैं, क्लिनिकल डाटा क्या होता है और इसमें पारदर्शिता लाना कितना जरूरी? देखिए, क्लिनिकल डेटा ही होता है कि जो ट्रायल में हुआ या बीच में लोगों को ये वैक्सीनेट किया जा रहा है तो उनके ब्लड सैंपल लेकर एंटीबॉडी टाइटर, वायरल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड इम्यूनोजेनेसिटी, ये सारे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं कि 14 डेज पर कितना हुआ, 28 डेज पर कितना आया, देन 6 वीक पर, 8 वीक पर, वेरियस ड्यूरेशन पर, और उसमें देखा जाता है कि बेस्ट रिस्पॉन्स किस ड्यूरेशन पर आ रही है। जी जी। तो ये डेटा जनरेट करके, कंपाइल करके, और ये जी चलिए, लगता है फोन लाइन कट चुकी है। डॉक्टर रमन जी का रुख करता है। रमन जी सवाल इस बात को लेकर है, क्लिनिकल डाटा से जुड़ा सवाल मैंने इसलिए किया है। अनीता जी आऊंगी आपके पास। रमन जी सवाल आपसे है मेरा कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, इसमें कोरोना वैक्सीन से जुड़े क्लिनिकल डेटा और टीकाकरण के बाद के डेटा पर पारदर्शिता की मांग की गई है। क्या नहीं लगता है कि पारदर्शिता आनी चाहिए इसमें भी? देखिए, पारदर्शिता हर चीज में होनी चाहिए, बिल्कुल जरूरी है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन पारदर्शिता का समय और पारदर्शिता पे फोकस करना उस समय होता है जिस समय आप युद्ध में ना हो। आज हम कोरोना के खिलाफ 140 करोड़ लोगों को बचाने के युद्ध में हैं। अगर हम उसी विषय को देखें तो अगस्त से लेकर सितंबर तक, ये PIB ने भी अनाउंसमेंट करी है कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक भारत के अंदर लगभग 2 करोड़ 16 लाख वैक्सीन का निर्माण होगा। तो ये जो विषय है ये सामने है कि आज एक लिमिटेड कैपेबिलिटी से आप कितनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन का विषय हो, चाहे वो अब ये वैक्सीन के बढ़ाने का विषय हो। और जहां तक मेरे को, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी एक डॉक्टर हैं, तो उनके साथ और उनके मित्रों के साथ जो इस वायरोलॉजी वगैरह में है, तो उनके साथ जब बातचीत होती है समझने के लिए, तो वो ये कहते हैं कि कोई भी इस प्रकार की जब पेंडेमिक आती है, जो रिसर्च स्पेनिश फ्लू की हुई थी 1919 में, उसको अगर आप स्टडी को देखें तो ये जो वैक्सीन बनती हैं ये कोई 100% इलाज नहीं है, ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, नंबर 1। नंबर 2, वायरस म्यूटेट होता रहता है और वो वायरस म्यूटेशन जो है वो एक समय तक चलती है और वो समय जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, और आपको उसके लिए लगातार बूस्टर शॉट भी लेने पड़ सकते हैं। तो जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो कुछ इस तरीके से सोचती है। नहीं, मैं क्लिनिकल डाटा की बात कर रही हूँ सर। मेरा सवाल सीधा सा ये है कि क्या पारदर्शिता इसमें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आज अगर हम फाइजर की बात करते हैं, अगर आज हम मॉडर्ना की बात करते हैं, आज अगर हम स्पुतनिक वी की बात करते हैं, तो इसमें जो क्लिनिकल डाटा में क्या कुछ निकल के सामने आया है, क्या निष्कर्ष निकल के सामने आया है सर, इसमें तो पारदर्शिता होनी चाहिए ना। या फिर आज हमारे पास किल्लत है तो हम स्पुतनिक वी भी ले आएंगे, हम मॉडर्ना भी ले आएंगे, हम फाइजर भी ले आएंगे, हम सब ले आएंगे यहाँ पर। देखिए, 2 चीजें मैं आपके सामने बड़ी खुली तरीके से रखना चाहता हूँ। ये एक विशुद्ध रूप से आया कि कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने यहाँ पे अपना कोई PR का काम भी चालू करवाया है और ये मीडिया के पास भी रिपोर्ट है, PR एजेंसीज के पास भी रिपोर्ट है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। जब तक उसके कोई साक्षात मेरे पास नहीं होंगे, ना मैं नाम लूंगा, ना मैं कुछ और चीजें बोलूंगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से एक विशुद्ध
एक इसके ऊपर एक साक्षात्कार, एक इसके ऊपर परिचर्चा थी, प्रसिद्ध हिंदुस्तान की एक चैनल ने करी थी। उन्होंने बकायदा ये बताया कि किस तरीके से सॉवरेन सिक्योरिटी और दूसरी चीजों के लिए आर्म ट्विस्टिंग करी गई थी। वो भी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके रिसर्च टीम को भेज दूंगा। तीसरी चीज, भारत के अंदर जितना भी डेटा है इस समय, भारत एक बहुत बड़ी मार्केट भी है, ये उन लोगों को पता है और उन लोगों के दोस्तों को भी पता है। लेकिन सिर्फ बात ये आती है कि जहां तक डेटा की बात है, सरकार कभी भी इस चीज के विरोध में नहीं है कि डेटा ना मिले। लेकिन हाँ, आज फोकस पूरा जो है, चाहे वो आपकी चैनल का भी हो, राजनीतिक विषयों से हटके कि कोरोना महामारी के ऊपर सबका है। तो ऐसे ही सरकार जो है वो 100% इसी काम के ऊपर लगी हुई है कि जहां कमी दिखती जा रही है उस जगह को बंद करे जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारा दुश्मन है कोरोना, वो म्यूटेट हो रहा है अभी, वो अभी स्थिर अपने आप को उसने नहीं करा, उसने कोई फॉर्म नहीं करी है शेप, वो बार बार म्यूटेशन करके कुछ ना कुछ और नया रूप ले रहा है। ठीक है, उसको आपको अटैक करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय जितना भी चीज है वो उस चीज है। अब जिस तरह से ब्लैक फंगस की बात आगे आई, क्या हमारे को ये जो बुद्धिजीवी इस चीज के खिलाफ लड़ रहे थे या जो सरकार की बुराइयां, बिल्कुल नई नई चीजें से सामने आ रही है। इसमें हम भी देख रहे हैं कि जाहिर तौर पर डॉक्टर्स के लिए भी एक चुनौती है, सरकार के लिए भी एक चुनौती बनी हुई है। लेकिन महिमा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि 130 करोड़ लोगों को टीका कैसे मिल पाएगा सर मैम दिसंबर तक, और क्या राष्ट्रीय टीकाकरण नीति में किसी तरह के होना चाहिए क्या ये राष्ट्रीय टीकाकरण नीति, और ये कितनी जरूरी है? नेहा जी, बिल्कुल नीति होनी चाहिए, लेकिन नीति बनाना यदि सरकार की प्राथमिकता होती तब तो ये नीति बनाने की तरफ काम करते ना, और यदि नीतियां हमारे पास होती तो फिर ये नौबत नहीं आती जो आज देश जिसका सामना कर रहा है। एग्वा हेल्थ केयर नाम की कंपनी को, वो जो मैं वेंटिलेटर्स की बात कर रही थी, करीब 56,000 के करीब वेंटिलेटर्स का उस समय पीएम केयर फंड के तहत टेंडर दिया गया था, जिससे एग्वा हेल्थ केयर को भी दिया गया था। एग्वा हेल्थ केयर एक ऐसी कंपनी थी जो एक नई कंपनी थी जिसके पास कोई पुराना अनुभव ही नहीं था, और उन्होंने ये बात आरटीआई में सामने साफ की कि अभी हाल ही तक, सेकेंड वेव आने से पहले तक, उनसे केवल 2000 वेंटिलेटर्स ही मंगाए गए। उन्होंने उतने ही सप्लाई किए, उससे ज्यादा उन्होंने नहीं किए, ना ही मांग आई अभी तक वहां से। तो आप ये देखिए कि एक उदाहरण है, ऐसे पता नहीं कितने उदाहरण हैं हमारे पास नेहा जी। ना हमारे पास ये अभी तक नीति है कि हमें इन पर जीएसटी लगाना है कि नहीं लगाना है, कस्टम ड्यूटी हटानी है कि नहीं हटानी है। अब जब बिल्कुल सिर पर आ पड़ती है, जब बहुत दिनों तक वो धूल खाते रहते हैं। अभी आप पूछ रही थी पंजाब के बारे में और दूसरे राज्यों के बारे में। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि 200 लाशें गंगा मैया के अंदर मिली और वो दफनाई गई, वो उनके ऊपर कोई जवाब दे देगी क्या ये सरकार? क्या ये सरकार ये जवाब दे देगी कि 188 करोड़ खुराकें जो हमें चाहिए थी? मैं बार बार डिबेट्स पे पूछती आई हूँ, आज तक एक भी प्रवक्ता से इसका उत्तर मुझे नहीं मिला है कि 94 करोड़ की वयस्कों की संख्या जो है उसको 188 करोड़ की खुराकें चाहिए थी। अप्रैल के महीने तक 2.6% ही टीकाकरण हुआ था। आज भी हमारे पास कोई ठीक आंकड़े नहीं है, हालांकि सरकार के पास परोसने के लिए बहुत से आंकड़े हैं, लेकिन आज तक हमारे पास ठीक आंकड़े कोई नहीं है। अभी मैं पूरे कार्यक्रम से सुन रही हूँ कि समय बढ़ा भी दिया जाए तो उसकी एफिकेसी कम नहीं होती। हम जब अपने बच्चों को टीके लगवाने जाते हैं पीडियाट्रिशियंस के पास, तो पीडियाट्रिशियंस हमें ये बताते हैं कि यदि आप जो बीच का टाइम विंडो, इसमें स्टिपुलेटेड टाइम विंडो है, अगर उसको बढ़ा देंगे तो इसकी एफिकेसी कम हो जाएगी। उसे इस प्रकार से बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जो शरीर के अंदर एंटीबॉडीज, एंटीजेंस की बात अभी डॉक्टर साहब भी समझा रहे थे, और वो सभी विशेषज्ञों को तो पता ही होती है बात, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी तो ये पहले ही साफ कर चुके हैं, पिछले वर्ष ही साफ कर चुके हैं कि आई बिलीव इन हार्ड वर्क। यानी जो हमारे विशेषज्ञ हार्वर्ड से या कहीं से भी पढ़ के आए होंगे, उनके अंदर उनका कोई विश्वास नहीं, उनका तो हार्ड वर्क के अंदर विश्वास है केवल। अभी शुरू में ही ये बात भाजपा के प्रतिनिधि ने यहाँ पर मानी कि किस तरह से बाकी भी गेस्ट है, मुझे उनको भी वक्त देना है। ठीक है जी, ठीक है। रमन जी जल्दी से अपनी बात रखें, मुझे बाकी गेस्ट के पास जाना है।
देखिए, मैं दो चीजें सामने आपके रख रहा हूँ। एक नेहा जी, ये नाइंसाफी, आप मेरी बात का उत्तर ले लेती हैं, फिर उनकी बात का उत्तर नहीं, वो आपको आंसर करना चाहते हैं मैम। आपने तमाम सवाल जो खड़े किए हैं उसका आंसर करना चाहते हैं। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हम भी हाथ उठाए रखते हैं, आप हमें भी उत्तर देने दिया करें। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। समय हम भी उत्तर ही देने की बात कर रहे होते हैं। अब नेहा जी, उत्तर तो नहीं देने दीजिए। आपका काम तो सवाल उठाना है मैम। विपक्ष में है, सवाल उठा रहे हैं आप, तो उसका आंसर तो करेंगे। यदि कोई गलत आंकड़े बताएंगे तो उसको साफ करना। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए अगर गलत आंकड़े उठाते हैं जी। कि भारत बायोटेक उठाते हैं, बिल्कुल भारत में निर्मित एक वैक्सीन निर्माता है, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। जब तक बाकी सीरम इंस्टीट्यूट की बात है, उनकी कोलैबोरेशन विदेशी संस्थानों के साथ है, उनकी कुछ अपनी एक लिमिटेशन है। क्या हम उनको ये कहें कि जी आप जिनसे टेक्नोलॉजी ले रहे हो आप उनको ना बनाओ या अपने करार पूरे ना करो, मेरे ख्याल से वो उचित नहीं है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम उन्होंने भारत को दिया है और ये एक सिद्ध बात है, कोई ये जिसमें छुपने वाली चीज नहीं है। दूसरी चीज, जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूं कि आप तो इतने गैर जिम्मेवाराना लोग हैं कि यहाँ एक 83 वर्ष का व्यक्ति जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री था, उसने टीका लगाया तो वो लड़के वापस आ गया। सर हालात तो जो हालात है सर उस पे सवाल खड़े हो रहे हैं ना यहाँ पे रमन जी, जो हालात है उस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले 65 साल के उम्र के लोगों को किया, फिर कहा कि 45 साल से 65 साल तक की उम्र के लोगों को लगेगा, फिर कहा कि जब आपके पास टीके थे ही नहीं, आपके पास वैक्सीन थे ही नहीं, आपको तो पहले पता होना चाहिए। फेज मैनर में चलते, ये देखिए ये जो लोग हैं इन्होंने एक हाहाकार मचाई कि नहीं कि ये भी करिए, इमीडिएटली करिए। मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ, विपक्ष तो और भी बहुत सारे सवाल उठा रहा है, उसके हिसाब से आप चलेंगे क्या? जो गवर्नमेंट ने तैयार करा था उसमें सबसे पहले डॉक्टर्स थे, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उसके बाद सीनियर सिटीजन थे, सीनियर सिटीजन के बाद सीनियर सिटीजन और 45 साल से ऊपर कोमॉर्बिडिटी वाले थे, उसके बाद 45 साल के लोग थे, फिर आगे बढ़ना था। वो एक फेज मैनर था। लेकिन जिन प्रदेशों में आके हाहाकार मचा रहे थे कि नहीं जी हमारे को तो इमीडिएटली करो, वो करो, वो करो, आप करते नहीं हो, तो आज की डेट में वो भी स्वतंत्र है क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है हेल्थ, ये कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। ठीक है डॉक्टर अनिल, सवाल इस बात को लेकर है सर, ये जो फैसला लिया गया कि 18 से 45 साल के लोगों को भी वैक्सीन दे दी जाएगी, तो ये जो फैसला है कि जल्दबाजी में लिया गया है क्या? ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि डॉक्टर अनिल से सवाल है मेरा सर, मैं आऊंगी आपके पास। सॉरी नेहा जी, मेरे समझ से शायद मैं सहमत हूँ कि शायद ये 18 से 44 के लोगों को इस मंथ वेट करना चाहिए था 1 महीने। इसमें 45 और उसके ऊपर वाले काफी लोग का फर्स्ट डोज लग गया होता और उसके बाद तब तक वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती और शायद लेना चाहिए था। थोड़ा इसकी वजह से जरूर थोड़ी बहुत कमी तो महसूस हो रही है। हालांकि इस पर एज ए साइंटिस्ट, एज इन्वेस्टिगेटर मैं ज्यादा बोलना उचित नहीं समझूंगा। ठीक। और डॉक्टर अनीता, मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम, अभी तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 16-17 करोड़ लोगों को ही टीका लग पाया है। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन हुआ 18 करोड़, ठीक है सर, 18 करोड़ मान लेते हैं सर, जिनको अभी फर्स्ट डोज लगी है। कुछ लोग तो ऐसे ही हैं जिनको, बहुत कम लोगों को की सेकंड डोज लग पाई है। अदरवाइज अगर आप 18 करोड़ मान रहे हैं तो हम 18 करोड़ मान के चलते हैं सर, लेकिन 130 करोड़ लोगों को टीका लगवाना है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अनीता जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन होगा तो 130 करोड़ लोगों को कब तक वैक्सीनेट किया जा सकेगा, कितना टाइम लगेगा? रेट में अभी चल रहा है तो 1 साल के ऊपर तो लग जाएगा, धीरे धीरे चल रहा है, बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज 1.3 बिलियन, तो समय लगेगा, काफी समय लगेगा। और इसीलिए हमारा गवर्नमेंट एंड सबको मिल करके अभी प्लान किया है कि बहुत आपको पता है अभी न्यूज आया है कोवैक्सीन, दैट इज द भारत बायोटेक, इस महीना में डबल प्रोडक्शन कर रहा है, जुलाई तक 6 to 7 टाइम्स प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। और इसके साथ साथ भी सीरम इंस्टीट्यूट बढ़ा रहा है। स्पुतनिक अभी इंडिया में पहुंच गए हैं, अगला हफ्ता से टीका लगने शुरू हो जाएगा। तो ये तीनों कंपनी हमारे पास है। इसके साथ साथ तीनों प्राइवेट कंपनी, दैट इज इंडियन इम्यूनोलॉजिक, बायोलॉजिक, हेप्सलाइन फ्रॉम मुंबई, ये तीनों कंपनी को गवर्नमेंट ने फंड कर रहे हैं 65 करोड़ उनको भी बढ़ाने के लिए। और एक बात हम दर्शकों को बोलना चाहते हैं आपको इसके बारे में कि पेटेंट अभी जो नया आया है बात, नो पेटेंट रिमूव कर दे जा रहा है।
पेटेंट रिमूव करने का क्या फायदा है कि अगर हम वैक्सीन बनाए हैं, हमारे पास पेटेंट नहीं है, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे इस पैंडेमिक के समय कि दूसरा कंपनी भी बना सके। तो पेटेंट गोइंग ऑफ द पेटेंट इज वेरी हेल्पफुल। अभी इंडिया में बहुत सारे डोमेस्टिक कंपनीज आ जाएगा, फॉरेन कंपनीज। ठीक है डॉक्टर अनीता, मैं लौटूंगी आपके पास। रमन जी, सवाल इस बात को लेकर है, ग्लोबल टेंडरिंग की भी यहाँ पे बात सामने आ रही है। महाराष्ट्र ने एक कदम उठाया है, असम की सरकार ने एक कदम उठाया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कदम उठाया है। सर, ये ग्लोबल टेंडरिंग की यहाँ पर राज्य सरकारें क्यों कदम उठा रही है? सर, क्या नहीं लगता है ये तो केंद्र का काम है? केंद्र को चाहिए कि वैक्सीन को लाकर राज्य सरकारों को दी जाए, या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये कदम क्यों राज्य सरकारों की तरफ से उठाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। दी गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द हेल्थ पॉलिसी के जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो बनाने केंद्र सरकार का काम है। ये इमरजेंसी के बीच में जो चीजों की व्यवस्था करने का विषय है ये सब केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। उसकी लॉजिस्टिक्स हेल्थ से या किसी भी तरीके की लॉजिस्टिक्स वो स्टेट का सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। अब अगर आप लॉकडाउन या उससे प्रबंधित जो चीजें हैं उन प्रबंधनों को पूरा तरह से नहीं निर्वहन करते, वो स्टेट ने एग्जीक्यूट कराना है। ऐसे ही हेल्थ की भी पॉलिसी है। अब वही बात जो डिस्कस हो रही है कोर्ट के अंदर, ये नवनीत कालरा वाले विषय में भी वो यही है कि जो इक्विपमेंट हैं और ड्रग्स हैं उनको आपने एक लिस्ट में डाला गया है, जिसके अपेरेंटली ये जो नवनीत कालरा पकड़ा गया है इसके वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं। तो ये जो विषय है इसमें भी यही चीज कोर्ट पूछ रहा है कि जब ये एसेंशियल कमोडिटीज में चीजें आ गई थी तो इसकी होर्डिंग क्यों हुई? ऐसे ही प्रदेशों के ऊपर ये दायित्व होता है कि जब इस प्रकार की चीजें आए तो ग्लोबल टेंडर कॉल करें, उसके हिसाब से मंगवाएं और अपना निर्माण करें, क्योंकि मोस्टली सारी स्टेटों ने लोगों को फ्री में वैक्सीन देने के लिए अपनी मंशा जाहिर करी है। केंद्र ने जितनी वैक्सीन खरीद रहा है वो सारी वैक्सीन अलग अलग प्रदेशों में बट रही है। केंद्र अपने पास नहीं रख रहा, वो यूपी में भी, छत्तीसगढ़ में भी, पंजाब में भी, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, हर जगह लगवा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार का तो सीधे सीधे आरोप है कि केंद्र की तरफ से वैक्सीन आ नहीं रही है, और जब हम सीधे कंपनी से कांटेक्ट करते हैं, लीजिए सर, आरोप तो ये भी है ना कि सीधे जब हम कंपनी से कांटेक्ट करते हैं कि हमें 67 लाख वैक्सीन की डोज चाहिए, तो कंपनी कहती है कि केंद्र ने मना किया है, गाइडलाइंस के विपरीत है, हम नहीं कर पाएंगे। सुनिए, जब हम बाजार में किसी भी चीज का बल्क ऑर्डर देने जाते हैं, हलवाई से को भी मिठाइयों का ऑर्डर देने जाएंगे तो बोलेंगे भाई ये कब तक दे देगा, फला तारीख को दे देगा, वो बोलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे के पास जाते हैं। तो आज की डेट में ना आप पैसा दो ना आप कुछ करो, लेकिन ऑर्डर कर दोगे जी, वो बोलता है जी मेरे पास पहले ही अपनी कैपेसिटी जितना माल का ऑर्डर है। तो आप फिर क्या करोगे? फिर आप जाके राजनीति खेलोगे, या आप जाके दूसरे वेंडर को लेकर आप उससे काम करिए। ठीक है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस समय जब ग्लोबल टेंडर्स आप कॉल कर रहे हैं, ये आपकी ड्यूटी है। ये कोई आप किसी नागरिक के ऊपर या जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर ना कोई आप एहसान कर रहे हैं ना आप कुछ कर रहे हैं। आपका अपना काम है जो आपको निर्वहन करना है। केंद्र आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि 14वें वित्त कमीशन में भी ये हुआ था कि जो 42% के करीब केंद्र वापस देता, जो पैसा इकट्ठा होता है केंद्र के पास, उसमें से 42% करीब वापस दे देता है वो प्रदेश की सरकारों को। उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें से ये काम करता है जितने भी काम है। तो आज के समय में जितने भी ये दवाइयां हम ले रहे हैं, भारत बायोटेक हो या स्पुतनिक हो या दूसरा हो, ये सारी की सारी जो दवाइयां भारत सरकार खरीदती है वो प्रदेशों में बांट देती है, वो अपने पास नहीं। सर, जो बाहर भेजी गई थी वो भी प्रदेशों में बांटनी थी ना पहले। देखिए, बाहर जो भेजी गई थी वो क्या भारत सरकार का एक डिप्लोमेसी भी होती है, वो आप उस चीज को मतलब आप ये लेकर चले। सर, डिप्लोमेसी क्या कहती है? सर, डिप्लोमेसी पहले ये कहती है कि अपने देश के लोगों को वैक्सीन मत दीजिए। आप मेरे को ये बताइए, तो पूरे विश्व भर से भारत की जरूरत के समय हर तरफ से मदद आ रही है, और जो अड़क रहे थे वो भी टेढ़े जो हो रहे थे वो भी सीधे होकर मदद करने को तैयार हो गए। अगर हम अपने आप को इतना मजबूत रखते तो क्या ये नौबत आती कि हमें बाहर के लोगों की जरूरत होती मदद की? महिमा जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी सर। को नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये एक म्यूटेंट वायरस है।
ठीक है महिमा जी, क्या मैं ये मानूं कि पंजाब की सरकार भी अब ग्लोबल टेंडरिंग की तरफ आगे कदम बढ़ाएगी, या जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान की? ठीक है, जब ग्लोबल टेंडर से ठीक है, सुन लेते हैं सर, मशीनरी खरीद सकते हैं, ठीक है, ये क्यों नहीं? ठीक है, सुन लेते हैं महिमा जी। नेहा जी, मुझे ना दुष्यंत कुमार जी की वो पंक्तियां आ रही हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। और यहाँ जिस प्रकार से ऊंचा स्वर होता हुआ हम देख रहे हैं, बाकायदा देखिए ऐसी ही पार्टी है जो मीडिया के साथियों से बात करने में, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाने में असक्षम है, इनके प्रधानमंत्री भी, तो उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? आपसे सवाल उठाने पर आवाज ऊंची करने के सिवाय कोई और विकल्प उनके पास है नहीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात के ऊपर टिप्पणी की थी और ये कहा था अपनी गहरी नींद से जाग जाइए भारत सरकार। आप ये देखिए आप नेहा जी, आप ये अनुशासनहीनता देखिए, आतुरता देखिए, इन लोगों की अनुशासनहीनता और आतुरता देखिए, इन लोगों को देखिए कि आप किसी से भी सवाल पूछेंगे जवाब उनको ही देना है, क्योंकि उनके पास इतनी सफाई है देने के लिए, झूठ को ढांपने के लिए, जिस तरह से। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।